मोहब्बत या नफरत भाग 8। सुहानी ने आर्यन की तरफ देखा और आर्यन ने उसे नजरें चुराते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। सुहानी ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फिर युग की तरफ देखने लगी। युग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, कहाँ है तुम्हारा सामान। सुहानी सीधे स्टोर रूम में गई और अपना सामान उठाने लगी। उसने मन ही मन एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद मेरे लिए यही सही होगा, क्योंकि मैं आर्यन जी को अब और उस दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती। यही बेहतर होगा कि मैं उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं। सुहानी अपने कपड़े उठा रही थी कि तभी युग ने उसके पीछे आते हुए कहा, ये लोग तुम्हें यहाँ इस जगह पर रखते थे, इस गंदे से स्टोर रूम में। सुहानी ने धीरे से हाँ कहा। युग ने गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहा, मेरी बहन इतने दिनों से इतना दुख झेल रही थी और हमें इन सब चीजों के बारे में खबर ही नहीं थी। युग ने इस तरह गुस्से में देखकर सुहानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई। युग ने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और उसे लेकर वहां से जाने लगा। आर्य ने उन्हें जाते देखकर तेज आवाज में कहा, यहाँ से जाने से पहले ये बात सोच समझ लेना, अगर तुम एक बार यहाँ से चली गई तो दोबारा यहाँ नहीं आ पाओगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुहानी ने एक पल के लिए रुककर आर्यन की तरफ मुड़कर देखा। वैसे भी इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद ही तो थे। यहाँ पर इस नौकरानी की हैसियत से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं थी। और माँ जी ने मुझसे कहा था ना कि मैं इस स्टोर रूम में नौकरानी की तरह पड़ी रहूं या फिर यहाँ से चली जाऊं। तो अब मैं जा रही हूँ और इस नर्क में वापस कौन ही आना चाहेगा। वो जाने के लिए मुड़ी और फिर आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, और वैसे भी पिछले 1 साल से आपने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसके बाद आपका सारा बदला तो पूरा हो गया होगा ना। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, आप लोगों की जिंदगी उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से बर्बाद होगी। ये बद्दुआ है मेरी। आर्यन सुहानी को घूरते हुए देखने लगा। युग ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। सुहानी ने अपने दिल में जितना भी दर्द था वो सारा दर्द एक साथ निकालते हुए तेज आवाज में चिल्लाई, जितना मैं रोई हूँ, जितना मैं तड़पी हूँ, उससे ज्यादा आप लोग तड़पेंगे इस घर में। आज के बाद कभी कोई खुशहाली का दिन नहीं आएगा। सुहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। युग ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहां से, उस हवेली से बाहर निकाल कर ले आया। उसने सुहानी को अपनी जीप में बिठा उसे अपने घर की तरफ लेकर चला गया। सुहानी उस हवेली से बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेल से छूट गई हो। वो चुपचाप अपने भाई युग के साथ गाड़ी में बैठी थी। लगभग 2 घंटे के बाद युग ने गाड़ी रोकी और सुहानी को अपने घर ले आया, जहां उसकी भाभी कुसुम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुहानी गाड़ी से नीचे उतरी, उसने गेट पर अपनी भाभी को खड़ा देखा। वो भागते हुए अपनी भाभी के गले लग गई। कुसुम ने सुहानी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी, प्लीज रोना बंद करो और चलो अंदर आओ, हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। सुहानी अपनी भाभी के साथ अंदर आई। युग ने अंदर आते हुए कहा, कुसुम, सुहानी अब हमारे साथ ही रहेगी। उसे यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कुसुम ने सिर हिलाया और सुहानी का सारा सामान एक कमरे में सेट किया। सुहानी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। युग ने कुसुम को समझाते हुए कहा, इतने दिनों में सुहानी ने काफी कुछ सहा है, उसे इस समय हमारे साथ की जरूरत है। कुसुम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सुहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ सुहानी के जाने के बाद आर्यन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसकी माँ मनोरमा ने उसकी चिंता देखकर पूछा, क्या बात है आर्यन बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया,
माँ, मैं सुहानी के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह से वो इतनी सारी बातें बोल कर गई है, उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा है। मनोरमा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और तुम अभी सिर्फ मानवी बहू के बारे में सोचो। अगर वो सुहानी के बारे में पूछे तो तुम उसे यही बोलना कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने गांव गई है, ठीक है। आर्यन ने सिर हिलाते हुए वो नाश्ता कर ही रहा था कि मानवी कमरे से बाहर आई और उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सुहानी, मेरी चाय ले आ। मानवी सोफे पर आकर बैठ गई। तभी एक नौकर चाय का कप मानवी के सामने रखते हुए बोला, ये आपकी चाय मालकिन। मानवी ने नौकर को देखा और बोली, आज तुमने चाय बनाई है, सुहानी कहाँ है? नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चला गया। मानवी ने चाय का एक घूंट पिया और कप टेबल पर पटकते हुए बोली, एक ऐसी चाय बनी है, इसमें जरा भी टेस्ट नहीं लग रहा। मुझे अपनी रोज की तरह वाली चाय चाहिए। सुहानी, मेरी चाय लेकर आओ। मानवी को सुहानी का नाम पुकारते देख आर्यन अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मनोरमा मानवी के बगल में आकर बैठी और बोली, बेटा, वो यहाँ सुहानी नहीं है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए गई है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, अब वो शायद नहीं आएगी। मानवी ने मायूस होते हुए कहा, अरे लेकिन वह तो इतना अच्छा खाना बनाती थी और इतनी अच्छी चाय भी। मुझे उसके हाथ के खाने की आदत हो गई है थी। वह सच में बहुत अच्छा खाना बनाती थी। माँ जी, इन नौकरों के हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह चाय भी पीने लायक नहीं है। मनोरमा ने मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी ये घर तुम्हारा है, जो मन करे तुम खुद बनाकर खा लेना। चाहे तुम्हें जैसी चाय पीनी है खुद बनाकर पी लो। मानवी ने सिर हिलाते हुए, नहीं माँ जी, मुझे अच्छी चाय नहीं बनती। अगर मैं चाय बनाऊंगी तो उससे भी बुरी बनेगी। एक काम करिए ना, आप ही मेरे लिए चाय बना लीजिए। वैसे भी सुबह से सर बहुत दुख रहा है। उसने चाय का कप मनोरमा को देते हुए कहा। मनोरमा ने हैरानी से मानवी की तरफ देखा और बोली, मैं जब तक कपड़े चेंज करके आती हूँ तब तक आप चाय बना दीजिएगा, ठीक है। मानवी अपने कमरे में चली गई। मनोरमा ने चाय के कप को देखते हुए कहा, अब मुझे फिर से रसोई का काम करना पड़ेगा। क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे सिर्फ उस लड़की के जाने से? कुछ देर बाद मनोरमा किचन में आई और बोली, जब तक ये मामला थोड़ा शांत नहीं हो जाता तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर दूंगी, यही ठीक रहेगा। उसने मानवी के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगी कि पिछले कई सालों में वो काफी किचन में नहीं आई थी। मनोरमा ने जैसे तैसे चाय बनाई और वापस हॉल में आकर बैठ गई। मानवी भी कपड़े बदल कर आ गई और आराम से चाय पीने लगी। युग के घर में सुहानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर के खाने के समय कुसुम उसके कमरे में आए। उसे उठाते हुए बोली, सुहानी, चलो, दोपहर का खाने का समय हो गया है। तुम्हारे भाई डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुहानी ने घड़ी देखी, 1 बज रहे थे। वो उठते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैं सो गई। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, वरना मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर देती। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो तुम यहाँ हो तो शाम के खाने में मदद कर देना। मुझे तो सारा काम खुद ही करने की आदत है। पर ठीक है ना, तुम इन सारी चीजों के बारे में मत सोचो और चलो खाना खाओ। ये काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुसुम सुहानी का हाथ पकड़ा, उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई जहां युग बैठा हुआ था। कुसुम ने सुहानी के प्लेट में खाना परोसा। सुहानी ने कहा, भाभी, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। कुसुम मुस्कुराई, उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। सुहानी ने थोड़ा सा ही खाना खाया था कि वो उठने लगी। कुसुम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी तो
तुमने कुछ खाया ही नहीं है। इतनी जल्दी उठ रही हो, बैठो ठीक से, खाना खाओ। सुहानी की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, भाभी मैंने अपने हिसाब से बहुत सारा खाना खा लिया, अब इससे ज़्यादा और नहीं खा सकती। वहाँ पर भी मुझे इतना ही खाना मिलता था। कुसुम गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए कहा, अब तुम उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर जो चाहे वो खा सकती हो। बैठो और चुपचाप पेट भर कर खाना खाओ। सुहानी ये सब सुनकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सुहानी अपने भाई और भाभी के साथ बहुत खुश थी। उसने कुसुम के साथ बहुत अच्छा लगता था। 1 महीना कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। सुहानी अभी तक उन दोनों को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ से आर्यन ठाकुर हवेली में एक दिन सुबह मानवी अपने कमरे से बाहर आ रही थी कि उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। आर्यन और मनोरमा ने जैसे ही देखा, वो दोनों उसकी तरफ दौड़े। मनोरमा ने आर्यन से कहा, देख क्या रहे हो आर्यन, मानवी बहू को अपनी गोद में उठाओ और कमरे में ले चलो। आर्यन मानवी को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। मनोरमा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मानवी को चेकअप किया और कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। आर्यन खुश होकर बोला, क्या क्या सच में मानवी माँ बनने वाली है? डॉक्टर ने हाँ बिल्कुल। मनोरमा ने डॉक्टर का धन्यवाद दिया। उन्होंने मानवी पर एक नज़र डाली। डॉक्टर ने कहा, आपके घर में बहुत जल्दी 2-2 बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। वैसे आपकी बड़ी बहू दिख नहीं रही है। यह सुनकर आर्यन और मनोरमा का चेहरा पीला पड़ गया। मानवी ने डॉक्टर से कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है डॉक्टर, इस घर में सिर्फ एक ही बहू है और वो मैं हूँ। आप किसी बड़ी बहू की बात कर रही हैं? डॉक्टर कंफ्यूज होकर बोली, मैं आर्यन ठाकुर, आपकी पत्नी सुहानी ठाकुर की बात कर रही। वो भी तो प्रेग्नेंट है ना। वो 3 महीने पहले मेरे पास आई थी और मैंने उनका चेकअप किया था। वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अब तो उनका 3रा महीना भी पूरा होने वाला होगा। कहाँ है वो? ये सुनकर आर्यन और मनोरमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने कहा, डॉक्टर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर ने कहा, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पूरे गांव में आर्यन ठाकुर आप ही हैं और सुहानी ठाकुर आपका ही नाम लिखवाया था। और मैंने उसे कहा भी था कि अगली बार जब वो अपने चेकअप के लिए आए तो आपको लेकर आए। आर्यन ठाकुर की बात सुनकर मानवी की तरफ देखने लगा। मानवी उठकर बैठी और बोली, डॉक्टर, सुहानी ठाकुर अपने पति का नाम आर्यन ठाकुर लिखवाया था। डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मनोरमा ने मानवी की डॉक्टर से पूछताछ करते हुए देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना अगर मानवी बहू को असलियत पता चल गई तो वह पूरा घर सर पे उठ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को यहाँ से वापस भेजना होगा। मनोरमा ने डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। खैर छोड़िए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आपको चलिए यहाँ से। इतना बोलकर मनोरमा डॉक्टर को वहाँ से ले गई। वह मानवी की तरफ देखते हुए बोली, मानवी तुम आराम करो, सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं अभी डॉक्टर को छोड़ कर आती हूँ। मनोरमा डॉक्टर को लेकर बाहर चली गई। आर्यन वहीं खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब सुहानी प्रेग्नेंट थी और वो मुझे यही बात बताना चाह रही थी, लेकिन तब मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। आर्यन सोच ही रहा था कि मानवी उठ खड़ी हुई और आर्यन को घूरते हुए बोली,
आर्यन, सच सच बताओ, क्या डॉक्टर ने अभी जो कहा है वो सच है? क्या सुहानी के बारे में जो उसने कहा वो सच है? आर्यन मानवी की तरफ देख रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। मानवी ने आर्यन का कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, आर्यन, क्या सुहानी ने से तुमने शादी की थी और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी? डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि वो 3 महीने पहले उनके पास गई थी? मतलब हमारी शादी से पहले तक तुम उसके साथ पति पत्नी वाले रिश्ते में थे। तुमने उसके साथ संबंध बनाए, वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मानवी एक के बाद एक सारे सवाल आर्यन से कर रही थी और आर्यन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने मानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मानवी, तुम प्लीज गुस्सा मत करो, यहाँ बैठो। इस हालत में मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सोचना सही नहीं होगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मानवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस इतना बताओ, क्या वो सच में तुम्हारी पत्नी थी? क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाले संबंध थे, हाँ या नहीं? आर्यन चुप था। मानवी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी ये चुप्पी, इससे मुझे साफ समझ आ रहा है कि तुम्हारा जवाब क्या है। तुमने एक पत्नी होने के बावजूद भी मुझसे दूसरी शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों? आर्यन ठाकुर। आर्यन कुछ बोल नहीं रहा था, तभी मनोरमा कमरे में आई। उसने मानवी को चिल्लाते हुए देखा और कहा, नहीं मानवी बहू, तुम गलत समझ रही हो। वह लड़की सिर्फ इस घर की नौकरानी थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इस घर की असली बहू तुम ही हो। मानवी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, असली बहू क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहने वाली। मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बनकर रहूंगी। इतना बोलकर वो अपनी अलमारी की तरफ गई और अपने कपड़े उठाने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।